नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा। आज अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रेलवे प्रोजेक्ट बीएसएनएल के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में शामिल होंगे। अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे, बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। अचानक महसूस हुए झटके। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान साबरमती, पटना और राजकोट बरौनी के बीच चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। आप देख रहे हैं न्यूज़ का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा दौरा है, तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। साथ ही 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को सौगात देंगे। तो रेलवे प्रोजेक्ट बीएसएनएल के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को आज सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे प्रोजेक्ट बीएसएनएल के 4G स्टैक का अनावरण करेंगे। तो आज ओडिशा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट की ओडिशा को सौगात देंगे। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ रेलवे प्रोजेक्ट बीएसएनएल के 4G स्टैक का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। तो गृह मंत्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बिहार के 2 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल होंगे। तो अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार के 2 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही समस्तीपुर में बीजेपी की मीटिंग में भी शामिल होंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरदोई से है, जहां एसपी अशोक कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। एसपी ने देर शाम रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने का निरीक्षण किया है। कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन एसपी ने किया है और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान सीओ सिटी व शहर कोतवाली भी मौजूद रहे हैं। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निरीक्षण के दौरान सीओ सिटी व शहर कोतवाल भी मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन एसपी ने किया। सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो एसपी ने देर शाम रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने का निरीक्षण किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन एसपी ने किया। और अब खबर मंडला से है, जहां शिवाजी चौक पर स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान चला रहे हेमंत श्रीवास पर उधारी के पैसे मांगने पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये घटना लगभग शाम 6:30 बजे की है, जब पीड़ित के बेटे अर्पित श्रीवास के अनुसार आरोपी नाजिम खान, जो मूलतः जबलपुर का निवासी है और वर्तमान में राजीव कॉलोनी मंडला में रहता है, उससे उसके पिता से करीब 50,000 उधारी के देने थे। कई बार मांगने के बावजूद पैसे नहीं दिए। जब एक बार फिर पैसे मांगने की बात उठी तो नाजिम खान और उसका बेटा मोनू खान दुकान में घुस गए और लोहे की रॉड से हेमंत श्रीवास पर हमला कर दिया। हमले में हेमंत श्रीवास के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने 12 टांके लगाए। सूचना मिलने पर मंडला कोतवाल पुलिस मौके पर पहुंची है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की आगे की जाँच जारी है। सबसे बड़ी बात ये सर ऐसे
वो आके अपनी दुकान चला रहा है वहाँ पर। दुकान चलाने के बाद आइडेंटिटी में ये सबसे बड़ी बात थी कि जिस समय इन्होंने लगाया उस समय इनको इनाफिशन दी नहीं, हम गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती है अभी। आप पुलिस को पता चला। पापा और मेरे जो भाई लोग हैं उनकी दुकान जो है वो रब्बानी चौक में है। मेरी एक छोटी सी दुकान है ऑटो पार्ट्स की और पंचर की दुकान है मेरी। वहाँ पे एक यानी कि हमने मिस्त्री जो है वो रवि ऑटो पार्ट्स से यानी कि पूछ के रखा हुआ था, नाजिम खान नाम है उसका। तो वो पहले दिन तो ठीक रहा, उसके बाद सबसे उधारी रहना और गाली गलौज करना, इस प्रकार के कार्य करने लगा। और हमारे यहाँ पे उधारी वगैरह ऑटो पार्ट्स करने लगा और सामान वगैरह गाड़ियों में जाता था तो वो सब गाड़ियों में सामान दे दिया करता था। तो उस चक्कर में काफ़ी विवाद होने लगा। और जब उसकी गाड़ियों यानी कि जो गाड़ियों के कस्टमर थे वो हमारे यहाँ पे जो है पुलिस लेकर आने लगे, तो इस कारण हमने उसे दुकान से जो है निकाल दिया था। उसके बाद जो है वो वहाँ से सामने दुकान लगाता था और काफ़ी गाली गलौज भी किया करता था। आरोपी निजाम ने हेमंत श्रीवास के साथ मारपीट की, इस पर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और घायल की एमएलसी कराई गई। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत निजाम आगे कोई और घटनाक्रम न करे इसके लिए उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और उसे अभी एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी की जरूरत गिरफ्तारी की गई है और अभी प्रकरण विवेचन है। और सर जैसा उनका कहना था कि चोट काफ़ी आई है, वो इस तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या है? नहीं, चोटों के हिसाब से जो उसमें उचित धाराएं थी उन पर मामला दर्ज किया गया, आगे की विवेचन जारी है। किस धाराओं में मामला? उसमें मामला मारपीट की धाराओं में गाली गलौज जान से मारने की धाराओं में। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां जिले में सक्रिय अंतर जनपदी भेड़ चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 13 भेड़ें, एक अवैध तमंचा व कारतूस और घटना में प्रयुक्त टवेरा गाड़ी बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25 सितंबर को बांदा जिले के परसेटा बिसड़ा गांव निवासी दयाशंकर ने भरतकूप थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वो रैली कल्याणपुर गाँव में अपनी भेड़ें चरा रहे थे, तभी रात में उनकी 12 भेड़ें चोरी हो गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सूचना पर भरतकूप पुलिस ने भरतकूप मंदिर के पास एक संदिग्ध टवेरा गाड़ी को रोका। गाड़ी में बैठे 4 संदिग्धों की तलाशी में अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। वहीं गाड़ी से 13 भेड़ें भी मिली हैं। पूछताछ में चोरों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही दयाशंकर की भेड़ें चोरी की थी और उन्हें बेचने जा रहे थे। यही नहीं, उन्होंने 3 अन्य स्थानों पर भी भेड़ और बकरी चोरी की बात कबूली है। आरोपी के लेवा ला है तुम्हारे काम बताओ। लाइसेंस तो खान से बैठे बना लो। ठीक। देखिए, इसमें अभी 12 भेड़ें चोरी की गई थी, जो कि दयाशंकर पुत्र बाबूलाल के यहाँ से चोरी की थी। सूचना टाइम से मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी जो कि हरे रंग की टवेरा थी उसे घेरा और सभी भेड़ें बरामद की गई, जिसमें 4 अभियुक्त मिले हैं। 4 अभियुक्त में और कई चोरियां जिसमें बांदा और यहाँ के भी हैं, जिसमें कहीं 1 कहीं 2 भेड़ इस तरह से चोरी की गई है अलग अलग तिथियों में। और उसमें जो है उनके भेड़ों के बेचे हुए पैसे बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त जो इनका गैंग लीडर था बल्ले और यासीद खां, उसके पास से तमंचा और 2 कार्टाइज बरामद हुए हैं जिंदा। तो इस तरह से ये भेड़ और बकरी चोरों का एक बड़ा गिरोह था, जिसमें कुल मिलाकर 4 लोग शामिल थे और चारों के चारों पकड़े गए।
और अब खबर हरदोई से है, जहां जिले के बिलग्राम नगर में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का नमूना देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने कई बार जर्जर हो चुके विद्युत पोल को हटवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया गया। इस लापरवाही का खामियाजा एक महिला को भुगतना पड़ा है। मोहल्ला मालकंड कब्रिस्तान के पास सड़क किनारे खड़ा एक जर्जर विद्युत पोल अचानक टूटकर एक मकान पर गिर गया। इस हादसे में रेहाना बानो नामक महिला घायल हो गई है। उन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्युत पोल को लेकर कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद पोल नहीं हटाया गया और न ही नया पोल लगाया गया। यही कारण था कि ये दुर्घटना हुई। ये घटना स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की अनदेखी और लापरवाही को उजागर करती है। जनता की सुरक्षा के प्रति इस तरह की उपेक्षा गंभीर चिंता का विषय है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन को सतर्क होकर जल्द से जल्द ऐसे जर्जर पोलों को बदलने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बिजली का खंभा तार लगा था, ये इस पर बंदर चढ़ने से गिरा और इनके घर में इनकी पत्नी बर्तन धो रहे थे, उसी पे खंभा टीन पे, जिससे उनके टीन के टुकड़े लगे, कमर में काफ़ी चोट लगी। और इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग में मैंने खुद की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। घटना घटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? हमारा नाम लही गया, हम घर पे थे नहीं। बिटिया ने हमारी फ़ोन करा, वहीं पे ये बर्तन धो रही थी, एकदम खंभा गिरा और टीन टूटी, इनके कमर में चोट आई और ये बहुत दिनों से खंभा टूटा था। कई बार इनको कहा गया, शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा अनुमानित आपको? अब लगभग हमारा 10-15 हज़ार रुपये का तो नुकसान हुआ ही। और अब खबर रोहतक से है, जहां जिला प्रशासन सभी गांवों को मॉडल गांव बनाने के उद्देश्य से गंभीर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में भनसैरू कला गांव को जिला का पहला मॉडल गांव बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने हाल ही में भैंसरू कला में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान दिसंबर माह तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना में भैंसरू कला सहित 12 गांव शामिल हैं, जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। इस अवसर पर उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुरू की गई नई पहल का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रशासन सीधे गांव जाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाएगा और समस्याओं का मौके पर समाधान करेगा। कार्यक्रम में उपायुक्त सचिन गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक नरेंद्र के साथ ग्राम सचिवालय परिसर में पौधारोपण भी किया। सरपंच साहब का, ग्राम पंचायत का और ग्रामवासियों का प्रशासन की तरफ से एसपी साहब हैं नरेंद्र बिजानिया जी, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। एक हाथ हटा लेता हूँ। इसके पश्चात हमारे बीच एसपी साहब को और अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम बयान दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो पत्थर बरसाएगा उस पर लाठीचार्ज होगा, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार की सख्त नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सरकार सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के लिए 20 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए निकाय प्रबंधन सुधार के प्रति नया नियम पारित किया जाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार होगा। साथ ही विभाग में काम का बोझ बढ़ने के कारण कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के मंत्री किस आज कैबिनेट बैठक थी और बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, सबसे पहले तो ये जानना। विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पर कैबिनेट ने मिलकर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभारी जनपदों में जाके प्रदेश की योजनाओं को लागू कराएं, जन समस्याओं पे काम करें, अधिकारियों को जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर करें। जनता को लगना चाहिए कि यूपी में एनडीए की मजबूत सरकार, एक तो ये मुद्दा। दूसरा साथ में ये भी था कि उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार की हीला हवाली कोई करता है तो उसकी सूचना सीएम हाउस को दी जाए ताकि जनता को पारदर्शी शासन मिल सके। जी, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव ने एक मुद्दा उठाया कि बरेली की घटना आई लव मोहम्मद, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और पूरा अलर्ट कर दिया गया है, पूरा यूपी अलर्ट कर दिया गया है, क्या एक्शन आगे देखने को मिल सकता है और इस चीज़ को क्या कारण मानते हैं? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में शायद आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना पहले कि आई लव मोहम्मद का भी कोई प्रोटेस्ट निकलता है, कोई अभियान चलता है। अब कोई समूह, कुछ लोग यदि बिना अनुमति के कोई आयोजन करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। कानून तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा ना, तो कानून को काम करना है। तो जो भी है उस पर सरकार निगाहें बचाए हुए हैं, लेकिन जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिस प्रकार से मंत्री जी का कहना है कि आज कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री के द्वारा सभी को कहा गया है कि अपने अपने जिलों और जनपदों में जा करके जो है अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, जिससे मालूम चल सके कि एनडीए की सरकार कितनी यहाँ पर मजबूत है। जिस प्रकार से अगर बरेली में जिस प्रकार से बवाल हुआ है तो उस बवाल के तहत जो है अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उनका उस पर भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भी बवाल करेगा तो उसके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। और अब खबर डिंडोरी से है, जहां मेहंदवानी जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल मेहंदवानी जनपद क्षेत्र की तमाम ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को लंबे समय से रोजगार नहीं मिल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा जैसी योजना होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। काम के अभाव में ग्रामीणों को अपने घर गांव छोड़कर बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। हालात ये है कि पिछले 1 साल से सैकड़ों ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। काम न मिलने से ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और गुस्से में उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याएं सामने रखी। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध कराया जाए, वरना आंदोलन और उग्र होगा। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से देखा, सबसे अहम आपका प्रस्ताव था, क्या रहा उसमें? आज माननीय मंत्रिपरिषद में कुल 22 प्रस्ताव थे, जिसमें एक प्रस्ताव हमारे अपने नगर विकास विभाग का भी था। वो प्रस्ताव ये था कि आने वाले दिनों में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है। हम अगर 2017 के बाद की बात करें तो इस सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 साल में 117 नगर निकायों की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार 124 नगर निकाय ऐसे हैं जिनके विस्तार हम लोगों ने बढ़ाए हैं। उसमें 3। और अब खबर डिंडोरी से है, जहां मेहंदवानी जनपद से खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव किया। दरअसल मेहंदवानी जनपद क्षेत्र की तमाम ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को लंबे समय से रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत देश के सभी जिले में रहने वाले जो मजदूर उन्हें जो है 100 दिन का रोजगार देने का ये कदम है और 2005 से लगातार 2024 तक चला भी है। ये लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट बहुत से कामों को जो है बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो, क्योंकि हम एक गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, और हर एक का उम्मीद रहता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा
जो है काम चालू करेंगे, उसमें हम काम करके जो है बाल बच्चों को पालेंगे। ये हमारे कहना चाहिए लंबे समय से जो रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में जो काम चलते थे, काम चालू था, उसके बाद लोगों को रोजगार। विधायक जी तो बोल रहे हैं कि भ्रमण में वो जब चलते हैं तो हर जगह काम चालू। देखिए, हमारे माननीय हैं, हम विधायक जी को क्या कहते हैं, हमारे विधायक जी जो है लंबे समय से हमारे अधिकारी लोग विधायक जी की नहीं सुनते, और नहीं सुनते इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से, और संगठन के लोग हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनको जबरदस्ती संगठन में ला करके घसीटने का काम करते हैं। लोग हमारे तड़प रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सोनभद्र से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोनभद्र जनपद में एक विशेष पहल देखने को मिली है। इस मुहिम के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की मेधावी छात्रा सुप्रिया वर्मा को एक दिन की महिला थाना प्रभारी बनाया गया। सुप्रिया ने आत्मविश्वास के साथ महिला थाने की जिम्मेदारी संभाली और महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों को नजदीक से समझा। उन्होंने थाने पर आने वाली पीड़ित महिलाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे जो आज मिशन शक्ति का फेज 5 जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है, यहाँ के क्षेत्र में जो आयोजन किया गया है यहाँ के द्वारा, उन्हें मैं उनके लिए मैं आभारी रहूँगी उनके लिए, और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आज जो थाना महिला थाना की अध्यक्ष बनी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माँ दुर्गा के नवरात्रि पर्व पर मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के तहत मिशन शक्ति केंद्र की प्रत्येक थानों में स्थापना कराई गई है और महिलाओं को, बच्चियों को सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनके स्वावलंबन के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दी जाए। तो इसी स्वावलंबन और सम्मान और सुरक्षा की कड़ी में हमने निर्णय लिया था कि गवर्नमेंट बालिका विद्यालय बुद्धि की किसी छात्रा को एक दिन का महिला थाना प्रभारी बनाया जाए। तो आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी, जहां राज्यकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव निलंबित कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बोगस फर्म की ओर से की गई टैक्स चोरी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बोगस फर्म की ओर से की गई करीब 33 करोड़ की टैक्स चोरी और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिना सत्यापन जीएसटी रिटर्न दाखिल किए बिना ये काम किया और इसी को लेकर निलंबित किया गया है। तो बोगस फर्म की ओर से करीब 33 करोड़ की टैक्स चोरी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना सत्यापन जीएसटी रिटर्न दाखिल किए बिना ये काम किया गया। जांच में प्रथम दृष्टता दोषी पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलम यादव को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहारनपुर से संबद्ध किया गया। तो राज्यकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव निलंबित कर दी गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्यकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव को निलंबित कर दिया गया है। तो बिना सत्यापन जीएसटी रिटर्न दाखिल किए बिना ये काम किया और इसी को लेकर अब ये कार्रवाई सामने आई है। जांच में प्रथम दृष्टता दोषी पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राज्यकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव को निलंबित कर दिया गया है। जांच में और क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। राजकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव को जो है सस्पेंड किया गया है और जिस प्रकार से बोगस फर्म को लेकर के 33.11 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ये मामला है, पूरी तरीके से इस पर पूरी जांच बैठाई गई। जांच में ये पाया गया कि जीएसटी में एक बोगस फर्म के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है इसमें जीएसटी चोरी की गई है। इसी के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि जिस प्रकार से जो है ऐसे और भी कई मामले हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप जो है पहली दृष्टया जो है सिद्ध हो गए। इसी के तहत जो है नीलम यादव के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोगस फर्म की ओर से की गई टैक्स चोरी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नीलम यादव को निलंबित कर दिया गया है। करीब 33 करोड़ की टैक्स चोरी का ये मामला है। तो प्रथम भ्रष्टता जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। जिलों में सरकार व संगठन की उपलब्धियां बताएंगे मंत्री। तो डीएमएसपी के साथ स्थानीय मुद्दों को सुलझाएंगे मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी इसको लेकर पूरी रिपोर्ट। तो प्रभारी मंत्री जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व कौशल विकास पर फोकस रहेगा। विकसित भारत, विकसित यूपी की जानकारी देंगे। तो हर जिले में 1 से 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जिलों में सरकार व संगठन की उपलब्धियां बताएंगे मंत्री। डीएमएसपी के साथ स्थानीय मुद्दों को सुलझाएंगे, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व कौशल विकास पर फोकस रहेगा। तो विकसित भारत, विकसित यूपी की जानकारी देंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हर जिले में 1 से 5 साल की कार्य योजना तैयार होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। जिलों में सरकार व संगठन की उपलब्धियां बताएंगे मंत्री। और इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। तो डीएमएसपी के साथ स्थानीय मुद्दों को सुलझाएंगे मंत्री। आपको बता दें, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तो प्रभारी मंत्री जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे।
और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आगामी नवरात्र, दशहरा और दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा अभियान चलाया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर 18 सितंबर से विशेष छापामारी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार के मार्गदर्शन व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के पर्यवेक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों शिवदास सिंह, संजय कुमार, विनोद कुमार, अरुण कुमार मिश्र व ब्रजमोहन गुप्ता ने फर्रुखाबाद नगर सहित विभिन्न कस्बों के खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पनीर, घी, बटर, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना जैसी चीजें पाई गई हैं, जिनका सैंपल लिया गया है। दीपावली और आगामी पर्वों के दृष्टिगत हम लोगों ने अपना अभियान 18 तारीख से ही चला रखा है और निरंतर ये चलता रहेगा दीपावली तक। अभी तक कुल 46 निरीक्षण 21 जगहों पे छापे डाल के 25 नमूनों का संकलन किया गया है। निरंतर हमारी कार्रवाई जारी है और दीपावली तक चलती रहेगी, जिससे कि मिलावट की आशंका कम से कम हो। खाद्य दुकानदारों को क्या दिशा निर्देश है सर? दीपावली पे खपने वाली जो भी सामग्री है उसमें अत्यधिक कलर वाली मिठाइयाँ और नकली चांदी की वर्क की मिठाइयाँ, इन चीज़ों से बचें। ताज़ी मिठाइयाँ बनाएं। जो भी पदार्थ हैं जिनका अधिकांश तौर पे त्योहारों पे उपयोग होता है, उसमें गुणवत्ता रखना सुनिश्चित करें, साफ सफाई से करें। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां कटकम सांडी प्रखंड में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का समापन बड़े ही शानदार अंदाज में हुआ। सांसद मनीष जायसवाल द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 16 दिनों तक चले मुकाबलों के बाद पुरुष वर्ग में गदोखर और महिला वर्ग में कस्तूरबा विद्यालय की टीमों ने खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के फाइनल में गदोखर और करीवासन की टीम आमने सामने थी। बारिश और सुहाने मौसम के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में गदोखर ने 5 से 4 से जीत दर्ज की। विजेता टीम को 25,000 रुपये, नमो ट्रॉफी और मेडल, जबकि उपविजेता करीवासन को 15,000 रुपये के साथ ट्रॉफी व मेडल से नवाजा गया। की टीम दोनों पहुंचे। इस वर्ष भाग लिया, इसमें जो फाइनल गदोखर निकलिवासन की टीम दोनों पहुंचे। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने शिव प्रसाद नगर पहुंचकर मां दुर्गा के दरबार में माथा टेका और क्षेत्रवासियों की सुख, शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। नवरात्रि के धार्मिक वातावरण में श्री सिंह ने कहा कि ये पर्व आस्था, शक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है।
इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी धार्मिक कार्य है, राजनीति करना उचित नहीं है, मैं किसी प्रकार के कोई शब्द बोलना उचित नहीं समझूंगा। खासकर इस दुआ करूंगा कि क्षेत्र खुशहाल रहे, आप सब लोगों की माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी धार्मिक कार्य है, राजनीति करना उचित नहीं है, मैं किसी प्रकार के कोई शब्द बोलना उचित नहीं समझूंगा। खासकर इस दुआ करूंगा कि क्षेत्र खुशहाल रहे, आप सब लोगों की माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी धार्मिक कार्य है, राजनीति करना उचित नहीं है, मैं किसी प्रकार के कोई शब्द बोलना उचित नहीं समझूंगा। खासकर इस दुआ करूंगा कि क्षेत्र खुशहाल रहे, आप सब लोगों की माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी धार्मिक कार्य है, राजनीति करना उचित नहीं है। और अब खबर खैरागढ़ से है, जहां के सिविल अस्पताल में लापरवाही का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अंबेडकर वार्ड निवासी 34 वर्षीय विजेंद्र चौरे को करीब सुबह 5 बजे सीने में तेज जलन की शिकायत हुई। घबराए परिजन उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन वहां तो ना तो कोई डॉक्टर मौजूद थे और ना ही कोई नर्स। परिजनों ने डॉक्टरों के आवासों के दरवाजे खटखटाए और आवाजें लगाईं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स धनेश्वरी साहू नर्सिंग रूम में ही सो रही थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने पर वो जागी और डॉक्टर को बुलाने के बजाय परिजनों को ही डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। जब परिजन डॉक्टर आशीष जैन के कमरे तक पहुंचे तो वे गहरी नींद में थे। काफ़ी कोशिशों के बाद डॉक्टर नीचे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजेंद्र को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। विजेंद्र चौरे अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और मैकेनिक का काम करता था। अचानक हुए इस हादसे से परिवार गहरे सदमे में है। घटना के बाद बौद्ध समाज और परिजन आक्रोशित हैं और डॉक्टर व नर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धनेश्वरी साहू सिस्टर वार्ड में थी और डॉक्टर आयुष जैन थे, वो भी वार्ड में ड्यूटी में थे। 2:30 बजे भी एक केस को उन्होंने देखा है। परिजन जैसे बोल रहे हैं कि अस्पताल में पेश नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने अपने रूम में थे। एक जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है वो ऊपर में है, तो वो ऊपर में मतलब मंजिल वाले में उसमें थे, और धनेश्वरी साहू सिस्टर नीचे जो नर्सिंग स्टेशन है उसमें थी। और पेशेंट गंभीर था, पेशेंट को इलाज किया गया, परंतु पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत होने के कारण वो गुजर गए। देखिए, मुझे जो जानकारी जो मिली है आज सवेरे उनके परिजनों से, वार्ड वासियों से, अम्बेडकर वार्ड का एक नवयुवक 21 साल का था, जिसे सवेरे सवेरे स्वास्थ्य खराब होने पर हॉस्पिटल खैरागढ़ सिविल अस्पताल जिला अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ पर सुबह जाने के बाद देखिए वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद था ड्यूटी पर, वहाँ पर कोई नर्स नहीं थी, और उनके द्वारा डॉक्टर को बुलाने का प्रयास किया गया तो डॉक्टर ऊपर में सो रहा था, ऐसी हमको जानकारी मिली है। उनके डॉक्टर के लापरवाही की न इलाज होने के कारण उनकी आज मौत हो गई है। निश्चित रूप में जिला अस्पताल सिविल अस्पताल डॉक्टरों को जिम्मेदारी इस बात पर लेनी चाहिए, उसमें जांच होनी चाहिए, वो भी चिकित्सकों की लापरवाही के चलते। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो दयनीय स्थिति है, क्योंकि मुझे भी अवगत होता है समाज के माध्यम से। कल भी एक
हमारे समाज में गमी हुई है, उनके द्वारा भी पहुंचाया गया था हॉस्पिटल। उसमें कोई व्यवस्था नहीं करके ऐसे बताते हैं। और हम लोग सोचे थे कि आज पूरा समाज आज अस्पताल के पास में जाएंगे। जो आज 6:30 बजे गया, आधा 1 घंटा तक के जो प्रतिक्रिया हुई है, उससे हम लोग भी समाज दुखी है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। बैठ के हर एक इंसान से पूछा हूँ, वहाँ बैठ के हर एक इंसान से पूछा हूँ कि वर्तमान में नर्स और डॉक्टर कोई यहाँ पे आप लोग कितने देर से हो, आप कल से हो, आज से हो, यहाँ पे वर्तमान में कौन है, कैसा है, कितने समय आते हैं, कितने देर में मिल जाएंगे, कितने समय, वर्तमान में 1 सेकंड में इतना इमरजेंसी केस है, वर्तमान में मैं किसके पास जाऊँ? वहाँ बैठ के हर एक नागरिक से पूछा हूँ, वहाँ पे वर्तमान में हर एक नागरिक से, किसी नागरिक को नहीं पता है कि इस हॉस्पिटल में कितने समय कौन डॉक्टर, कितने समय कौन नर्स, कौन थी, वर्तमान में किसी को नहीं पता है। और अब खबर औरैया से है, जहां थाना फफूंद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 7 वर्षीय बच्ची के गुम होने की सूचना मिली। परिजनों की सूचना पर थाना फफूंद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसपी औरैया अभिषेक भारती के निर्देशन में महिला शक्ति केंद्र टीम को सक्रिय किया गया। पुलिस व महिला टीम ने अथक प्रयास करते हुए महज 1 घंटे के भीतर बच्ची को सकुशल खोज निकाला और नियमानुसार उसके परिजनों को सुपुर्द किया। छब्बीस 9/2025 को ग्राम सल्लापुर थाना फफूंद जनपद औरैया से सायं 5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई। एक 7 वर्षीय बच्ची जो विद्यालय पढ़ने गई थी लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR पंजीकरण किया गया और थाने पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र की टीम व थाना पुलिस द्वारा तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 1 घंटे के अंदर बच्ची को एक मंदिर के पास से सकुशल बरामद किया गया। बच्ची रास्ता भटक गई थी। बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। शक की वजह से दोनों में हमेशा विवाद होता था। एसपी दीपक भूकर घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जानकारी जुटाई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। शक की वजह से दोनों में हमेशा विवाद होता था। मानधाता थाना के पीपरताली गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। तो प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी पति को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और अब खबर जांजगीर से है, जहां सुभाष चौक के पास बने आकर्षक पंडाल में इस बार माता रानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। एसी वातानुकूलित पंडाल में विराजी मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। यहां पूजा अर्चना का विशेष प्रबंध किया गया है, जिसमें वृंदावन से आए विद्वान पंडितों की टीम माता रानी की पूजा विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कर रही है। श्री सिद्धिदात्री दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इस बार विशेष आयोजन किया गया। भगवान श्री श्याम और दादी रानी सती की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। वैसे तो ये हमारा पहला साल है, लेकिन हम लोग दूसरे स्थान पे डोंगाघाट चौक में 18 साल से बैठाते आ रहे थे दुर्गा जी, और लगभग उतने ही साल से हमारा डांडिया भी हो रहा था। तो उन दोनों कार्यक्रम को मर्ज करके हमने बड़े रूप में पहली बार यहाँ पे माता की स्थापना की है, विराजित किया है। और इसके तहत इसके अंतर्गत प्रतिदिन कुछ कार्यक्रम हो रहा है। आज वीडियो हाउजी है, कल दादी का मंगल पाठ है, परसों जागरण है, उसके बाद 28 तारीख को श्याम भगन है, 29, 30 और 1 तारीख को जागरण का उसका डांडिया का कार्यक्रम है। हमारा प्रथम वर्ष ये है, सिद्धदात्री दुर्गोत्सव समिति के नाम से हमारे प्रथम वर्ष का आयोजन है। और इस आयोजन में प्रतिदिन भंडारा माता के चरणों पे अर्पित किया जा रहा है। और उसके अलावा ये एसी डोम पंडाल की व्यवस्था करी गई है, क्योंकि इस बार नवरात्रि में बारिश का अनुमान भी काफ़ी था, तो भक्तों को तकलीफ ना हो इस कारण से डोम पंडाल का भी व्यवस्था की गई है। और काफ़ी धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव ये मनाया जा रहा है। बहुत ही बड़ा पर्व होता है ये हम हिंदुओं के लिए। तो और इसी के साथ साथ 3 दिन का गरबा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये गरबा का कार्यक्रम भी यहीं कुश वाटिका में ही सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये होना है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।